तारीख 16 दिसंबर 1971। समय रात के तकरीबन 1:30। जगह जरपाल, पाकिस्तान। चारों तरफ जमीन जल रही है, लाशें बिखरी हुई हैं। रात को जो सबसे खामोश पहर होना चाहिए था, शेलिंग के शोर और घायल फौजियों की कराह से भर उठा है। उनकी पतलूनों पर सूखी मिट्टी और खून के थक्के चिपके हुए हैं। उनके चेहरे बारूद और मैल से सने हैं। अचानक से हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे मेजर चीमा की आवाज दहाड़ती है, 1 2 3 4 5। मैं 10 तक गिन रहा हूं, तब तक तू मेरी नजरों से ओझल हो गया तो तू आजाद होगा। अगर उसके बाद भी मेरी राइफल की रेंज में रहा तो गोली मार दूंगा। ये एक पाकिस्तानी फौजी है जो हिंदुस्तान का जंगी कैदी था, लेकिन उसकी आंखों में था जान बख्शे जाने का करुण क्रंदन। सूखे मुंह और रिसते हुए खून के साथ लड़खड़ाता भागता यह दुश्मन फौजी क्या बच पाएगा या वो मेजर चीमा की दुनाली का शिकार होगा? ये 1971 युद्ध में गोरखाओं की साहसिक कहानियां हैं। नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा रोजाना का शो किताबी बातें। नया दिन और नई किताब की कड़ी में आज की किताब है प्रभात प्रकाशन से आई और रचना बिष्ट रावत की लिखी 1971 युद्ध में गोरखाओं की साहसिक कहानियां। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसके अंत में पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर दस्तखत करते हुए भारतीय सेना के सामने अपने 93,000 फौजियों के साथ आत्मसमर्पण किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। शुरू करते हैं उस भागते हुए घायल पाकिस्तानी फौजी से। ब्रावो कंपनी 3 ग्रेनेडियर्स के कमांडर मेजर सतविंदर सिंह चीमा मौके पर हुई तबाही का मुआयना कर रहे हैं। हालांकि जरपाल पर विजय पाली गई है, लेकिन दूसरी जगहों पर जंग अभी जारी है। मेजर चीमा का सर जरूर ऊंचा है, लेकिन आंखों में दुख की लकीर खींची है अपने उन साथियों के लिए जिन्हें वो खो चुके हैं। पकड़ा गया एक पाकिस्तानी उनके आगे झुका हुआ है। उसकी खाकी वर्दी गंदी हो रही है, पतलून खून से भीगा हुआ है। वो मेजर चीमा के पैर छूने की कोशिश कर रहा है। मत कर ऐसा, अपनी और मेरी वर्दी की इज्जत रख। और ऐसा कहते हुए उनकी आवाज उनके चेहरे पर पड़ने वाले मौसम के सर्द थपेड़ों से भी ज्यादा सर्द है। दुश्मन फौजी अपने पैरों पर उठ खड़ा होता है। चीमा की आंखें थकी हुई हैं और नींद से वंचित हैं, लेकिन आग उगल रही। जंगी कैदी को वो हिकारत से देख रहे हैं। थकान में डूबी कुछ तीखी आवाज से वो उससे कहते हैं, खड़ा हो और मुझसे ऐसे बात कर जैसे एक फौजी दूसरे से करता है। उनके पीछे उनके रेडियो ऑपरेटर और ब्रावो कंपनी के कुछ बहादुर जवान खड़े हैं। उनके कपड़े तार तार हैं। रेंगते हुए उन्होंने सुरंगें खोद डाली हैं, जिनमें रात के वक्त जवाबी हमले की सूरत में वो पनाह ले सकेंगे। उनके पतलून बसंतर नाला के पानी से अब भी भीगे हुए हैं। इतने में ही दुश्मन की शेलिंग से निकलती भद्दी कानफोड़ आवाज हवा को चीर जाती है। सेकंड भर को उस पाकिस्तानी राइफलमैन का खौफ भरा चेहरा रोशन हुआ है, जिसे उन्होंने एक हथगोले के हमले में जख्मी हाल में पाया है। उसके हथियार ले लिए गए हैं। वो अपनी जान की खैर मांग रहा है। तुसी मेरी एक गलती सुन लो साहब, पाकिस्तानी फौजी गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है। हथगोले के टुकड़े उसके मांस को बड़े गहरे काट गए हैं और खून बहने की वजह से वो कमजोर है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा है जिससे चीमा बस रुक जाते हैं। मेरा बच्चा बहुत बीमार रहता है। मेरी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है। मेरे अलावा उनको देखने वाला कोई नहीं है साहब। मेरे बिना वो दोनों मर जाएंगे। मैनू जाने दो साहब, वो बोल उठता है। मैं कर नहीं सकता, मेजर तल्ख आवाज में पंजाबी में जवाब देते हैं। तू जंगी कैदी है और मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दे सकता। कहते हुए अपने रेडियो ऑपरेटर की तरफ मुड़ते हुए आदेश देते हैं, इसे बांधकर दूसरों के साथ डाल दो। मेजर चीमा और उनके साथी थके हुए और भूखे हैं। उन्होंने सारी रात रेंगते हुए अपनी बोतलों में तेजी से कम होते सीमित पानी को देखते हुए उस बेशकीमती पानी की चुस्कियां भर लेकर गुजारा किया है। उनकी पतलूनों पर सूखी मिट्टी और खून के थक्के चिपके हुए हैं। उनके चेहरे बारूद और मैल से सने हैं। ये तनाव मुक्त होने का वक्त नहीं है। जवाबी हमला होने की पूरी आशंका है। साहब मेरी गल तो सुन लो तुसी। दुश्मन फौजी एक बार फिर गिड़गिड़ा रहा है। वो आगे विनती पूरी करते हुए कहता है, आप जंग तो जीत चुके हो, हम हार गए हैं। मैं बस एक और दुश्मन फौजी हूँ। मेरी जिंदगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मेरे घर वालों के लिए मैं उनकी दुनिया हूँ। आपने इतने सारे जंगी कैदी बना लिए हैं,
एक कम होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे अगर आप जाने दें तो मेरे घर वालों के लिए फर्क मौत और जिंदगी जैसा होगा। ये सब कहते हुए भी वो शायद शब्द ढूंढ रहा है। चीमा अपनी घड़ी पर नजर डालते हैं। रात के 2 बजे का वक्त है। उनका दाहिना हाथ आदतन गुटका साहिब की ओर बढ़ता है। गुटका साहिब में पवित्र गुरबानी के पाठ लिखे होते हैं। मेजर चीमा इसे हमेशा अपने साइड पैक में लिए रहते हैं। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग में भी ये उनके साथ था। मेरी जान बख्श दो साहब, पाकिस्तानी फौजी की हताश आवाज एक बार फिर उनके कानों तक पहुंचती है। उनकी उंगलियां हैवर सैक के खुरदुरे कपड़े के ऊपर से गुटका साहिब की उभरी हुई आकृति पर कुछ देर ठहर जाती है। चीमा पलटते हैं और अपनी पैनी निगाह उस पाकिस्तानी फौजी की ओर करते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दूंगा। मैं 10 तक गिनूंगा, तब तक तू मेरी नजरों से ओझल हो गया तो तू आजाद होगा। अगर उसके बाद मेरी राइफल की रेंज में रहा तो गोली मार दूंगा। पाकिस्तानी फौजी सिर हिलाता है। चीमा अपने एक जवान से उसकी राइफल ले लेते हैं और फौजी पर निशाना साधते हुए कहते हैं, चल भाग, मैं गिनती शुरू कर रहा हूं, शर्त याद रखी। पाकिस्तानी फौजी के खौफजदा चेहरे पर उम्मीद छा गई है। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब, उसने चीमा से कहा। अपने उड़े रंग सूखे चेहरे पर से आंसुओं को पोंछते हुए सावधान मुद्रा में खड़े होकर उसने पहले तो चीमा को सैल्यूट किया और फिर पलटकर भागना शुरू कर दिया। एक चीमा की पुरजोर आवाज सुनाई देती है। दुश्मन फौजी लड़खड़ाता है, उसकी टांगें उसके बोझ तले जवाब दे रही हैं। 2 बेतरतीबी से दुश्मन फौजी उठ खड़ा होता है और खुद को घसीटने लगता है। गिनती जितनी धीरे हो सकती है, चीमा उतने धीरे गिन रहे हैं। 3 वो आदमी अपनी जख्मी टांग को अपने पीछे खींचते हुए खुद को आगे लिए घसीट रहा है। 4 5 उसे राइफल के क्लिक की आवाज सुनाई देती है। एक गोली अपने जगह आ टिकी है। 6 इस कड़ाके की ठंड में भी उस आदमी के पसीने छूट रहे हैं। तेजी से लंगड़ाते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। 7 8 9 छोड़ा गया कैदी अब इतनी दूर है कि उसे गोलियों की आवाज में अब गिनती सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो भाग नहीं पा रहा है। उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। उसका शरीर दर्द से बेहाल है और टांग में फंसी किरचें उसके हर कदम पर ब्लेड की तरह उसे काट रही हैं। उसका मुंह सूख रहा है। वो रेंगने से बेहतर अब कुछ नहीं कर सकता। भारतीय जवान कुछ उद्विग्नता से उसे देख रहे हैं। मेजर चीमा के गर्दन की एक नस फड़क उठती है, फिर एक शेल फूटता है और आसमान दिन सा रोशन हो उठता है। दोनों हाथों से अपनी जख्मी टांग को थामे अपने पीछे सूखी जमीन पर सबूत छोड़ता हुआ खुद को आगे धकेलता हुआ वो आदमी नजर में आ गया है। एक आंख दबा चीमा निशाना साधते हैं। खाकी वर्दी में उस कमजोर फौजी को एक भाव शून्य भाव से देखते हैं, जो एक महफूज जगह और अपने प्यारों के पास पहुंचने के लिए खुद को किस शिद्दत से घसीट रहा है। इसके बाद चीमा दहाड़ते हैं 10। उनकी आवाज में उनका आखिरी फैसला झलकता है। राइफल उठा, वो ट्रिगर दबा देते हैं। राइफल को थामे हुए, जिससे अब भी धुआं निकल रहा है, वो पलटते हैं और अपने जवानों को खाइयों में जाने और तैयार रहने का आदेश देते हैं। उसी दिन बाद के घंटों में और दूसरी सुबह पाकिस्तान का 35 फ्रंटियर फोर्स जरपाल को दोबारा हासिल करने के लिए तकरीबन 7 जवाबी हमले करता है, लेकिन भारतीय जवान इन सारे हमलों का माकूल जवाब दे उन्हें पीछे खदेड़ देते हैं। पाकिस्तानी फौजी भी भारी संख्या में हताहत हुए हैं। कुछ घंटे बाद इंदिरा गांधी युद्ध विराम की घोषणा कर देती हैं। 17 दिसंबर 1971 को दोनों पक्ष गोलीबारी बंद कर देते हैं और युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाता है। कुछ महीने बाद जगह जरपाल, अप्रैल 1972। जवान अब भी खाइयों और सुरंगों में रह रहे हैं और आदेश के इंतजार में हैं। दोनों मुल्कों की सरकारों के बीच बातचीत जारी है, पर फौजों की वापसी को लेकर किसी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। चीमा इस बीच छुट्टी पर घर भी हो आए हैं। अचानक एक जवान मेजर चीमा के पास आकर दूर खड़े एक आदमी की तरफ इशारा कर कहता है, जय हिंद साहब, आपसे कोई मिलना चाहता है। उस आदमी के पीछे सलवार कमीज पहने, सर पर दुपट्टा ओढ़े एक औरत खड़ी है, जिससे उसका ज्यादातर चेहरा ढका हुआ है। वो एक नन्हे से बच्चे का हाथ अपने हाथ में थामे हुए है। सुबह की खिली तेज धूप में चीमा अपनी आंखों को सिकोड़ कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। कौन हो सकते हैं? उन लोगों की ओर बढ़ते हुए वो सोच रहे हैं। मिलने आया हुआ आदमी आगे आता है और मुस्कुराते हुए उन्हें सैल्यूट करता है। चीमा उसे देखते हुए पूछ बैठते हैं, कौन है आप? साहब, तुसी मैनू पहचानिया नहीं? वो आदमी पूछ बैठता है। नहीं, चीमा जवाब में बोलते हैं और फिर एक भली बिसरी याद उनकी आंखों के सामने कौंध जाती है।
एक जख्मी फौजी खून से सनी वर्दी में हताशा के आंसू रोता हुआ खुद को आजादी की ओर घसीट रहा है। चीमा चिल्ला उठते हैं, ओए तू ओई है जिन्नू सिट लगी सी। उसका चेहरा याद करने की कोशिश में उनकी पेशानी पर बल पड़ गए हैं। रिहा किया गया कैदी जवाब देते हुए कहता है, हाँ जी साहब मैं वही हाँ। चीमा हैरान होते हुए पूछ बैठते हैं, तूने अपनी चोटों को मात दे दी, मैंने सोचा ना था कि तू बच जाएगा। पाकिस्तानी फौजी की आंखें भीगी हुई हैं। वो बताता है, जख्म ते गहरे सी पर बच गया साहब, आपकी मेहरबानी है। इतना सुनते ही चीमा उसे गले लगाते हुए बस इतना भरी बोल पाए कि रब दी मेहरबानी है। इसके बाद पाकिस्तानी फौजी मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ाते हुए कहता है, आपके लिए कुछ लाया हूं साहब, इनकार मत करना। वो देखो साहब, वो मेरी बीवी है, उसने ये मिठाई भिजवाई है आपके लिए, साथ में मेरा बच्चा खड़ा है, उसकी तबीयत अब ठीक है। हम दोनों आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। जब तक हम जिंदा हैं आपका एहसान नहीं भूलेंगे। चीमा मिठाई का डिब्बा खोलते हैं। मलाईदार बर्फी की एक परत सजी है। बर्फी का एक टुकड़ा निकाल उसके दो हिस्से करते हैं। एक टुकड़ा पाकिस्तानी फौजी के मुंह में और दूसरा अपने मुंह के हवाले करते हुए डिब्बा उसे लौटा देते हैं। शुक्रिया, मैं खा लई, बाकी सबू न देना। कहते हुए चीमा की आवाज भावपूर्ण हो जाती है। जाते हुए पाकिस्तानी फौजी हथेली के पीछे हिस्से में अपने आंसू पोंछ रहा है। चीमा सलवार कमीज पहनी हुई औरत को देख रहे हैं, जो अब अपने घुटनों पर बैठी हुई जमीन पर अपना माथा रख सजदे में झुकी है। बच्चा दाहिना हाथ उठा सैल्यूट करता है। मेजर चीमा भी सावधान की मुद्रा में आकर उसको सैल्यूट का जवाब देते हैं। उनका हाथ बेसाख्ता गुटका साहिब की ओर बढ़ता है, जो अब भी उनकी जेब में है। उन्हें 4 महीने पहले का वो दिन याद आता है जब उन्होंने भागते फौजी को जानबूझकर ऐसी गोली मारी थी जो उसके सिर के ऊपर से निकल जाए। वाहे गुरु, मुझे कभी किसी की पीठ पर गोली मत मारने देना, वो फुसफुसाते हुए कहते हैं। पाकिस्तान में दूर किसी मस्जिद की आवाज से अजान की आवाज बहती हवा अपने साथ ले आई है, जो सुरंगों और खाइयों पर फैल गई है। चीमा के होंठ उस दुआ में हिल रहे हैं जो उनके अपने धर्म ने उन्हें सिखाया है। एक ओमकार सतनाम आप ही बुदबुदाते हुए उस तरफ चल देते हैं जहां उनके जवान खड़े सब देख रहे हैं। अब 1971 युद्ध की वो कहानी जिसमें पाकिस्तान से एक मीडियम मशीन गन की आवाज आई और हिंदुस्तानी फौज ने पूरे बंकर उड़ा दिए। ये रात बड़ी स्याह और सर्द है। पानी के खामोशी जवानों के जूतों के छपाकों से टूट रही है जो उसमें से होकर गुजर रहे हैं। ये कीचड़ भरे धान के खेत हैं जो रात के अंधेरे में चमक रहे हैं। जूतों में ठंडे पानी के भर जाने से सूती मोजे उंगलियों से चिपकने लगते हैं। इन खेतों में गुजरना बड़ा भारी काम है। वो बहुत खामोश रहते हुए चलने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सी आवाज कुत्तों को भौंकने पर आमादा कर देती है और दुश्मन को सचेत कर देगी। आखिरकार उनका यही डर सच साबित होता है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई दुश्मन के हथियार से गोली निकलती है। सारे गोरखा जमीन पर औंधे पड़ जाते हैं। इस आवाज के साथ LMG गोलियों की आवाज और अल्लाहू अकबर के नारे शामिल होने की वजह से आवाज ऊंची हो जाती है। पाकिस्तानी BOP माने बॉर्डर आउटपोस्ट को शक है कि मुक्ति वाहिनी का कैडर हमले की योजना लिए खेतों में पहुंचा हुआ है। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि भारतीय सेना सीमा पार कर अंदर दाखिल हो चुकी है। मुक्ति वाहिनी के जवान रातों में आकर चुपचाप पुल उड़ाने, संपर्क साधनों को तोड़ने और घात लगाए बैठने के लिए मशहूर हैं। पाकिस्तानियों को इस बात का पूरा यकीन है कि गोलीबारी की आवाज से वो डर जाएंगे। भारतीय सैनिकों को अपना निर्देश बखूबी याद है। वो सब सिर नीचे के हुए औंधे पेट के बल गीले खेतों में पड़े हुए हैं। गोलियां उनके हेलमेट के ऊपर से गुजर रही हैं। 45 मिनट बाद कहीं जाकर फायरिंग कम होती है और अंततः दुश्मन की बंदूकें खामोश पड़ जाती हैं। कोई जवाबी हमला न मिलने पर पाकिस्तानी मान लेते हैं कि घुसपैठियों को उन्होंने खदेड़ दिया है, लेकिन एक अड़चन आन पड़ी है। इस गड़बड़ी में मुक्ति वाहिनी के दोनों गाइड गायब हैं और बटालियन को कोई अंदाजा नहीं है कि अब उन्हें किस दिशा की तरफ आगे बढ़ना है। कर्नल हरोलीकर ने अपना मेमुआ में लिखा था, जब गोलियों की आवाज बंद हुई तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुझे यूं लगा था कि हम अपने लक्ष्य से 2 किलोमीटर के फासले पर थे। सवाल था कि उनकी मंजिल 8 ग्राम थी कहाँ, किस दिशा में। इसके बाद वो दलदल में खड़े फुसफुसाते हुए अपने CO दल से सलाह मशविरा करते हैं। रेडियो सेट पर ब्रिगेडियर क्विन, जो 59 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर हैं, उन्हें ये बात मालूम थी कि गोरखा राइफल्स उस रात 8 ग्राम पर हमला बोलने वाली है, इसलिए वो सुनने की ड्यूटी पर तैनात थे। पर अचानक ही कुछ हुआ और कर्नल हरोलीकर के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई।
दरअसल उन्हें दूर से ही एक मीडियम मशीन गन के चलने की आवाज सुनाई देती है। कर्नल जानते थे कि आडग्राम के पास एमएमजी है। हरोलीकर बाद में इसके बारे में लिखने वाले थे। ये दुश्मन से आए न्योते जैसा था, मानो कहता हो चले आओ। अब जवान उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। इसके बाद लगभग पखवाड़े भर तक जंग होती रही और फिर एक दिन पाकिस्तानी अपनी चौकियां छोड़ भाग खड़े हुए। वजह बने गोरखा, जो उनकी चौकी पर कभी भी धावा बोल सकते थे। भारतीय फौज के शौर्य और पराक्रम से जुड़ी ऐसी ही कई और कहानियां हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। किताबी बातें के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक तहंगुरिया ने। देखते रहिए द ललन टॉक।